किसी भी शख्स को जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये अथॉरिटी पुलिस के पास है, एफआईए के पास है, एंटी करप्शन के पास है, नैब के पास है। जब ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया तो उससे, या हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार तो वो नहीं कर सकते, हिरासत में ले सकते हैं। जाहिर है कि जैसे अब जिनका कोर्ट मार्शल के मामला हैं, जैसे जनरल फैज़ हमीद का था, तो उन्होंने तो वहीं पे होना था। लेकिन बाकी लोग, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को ये खबर दी गई, चली, अभी तक टीवी चैनल्स पे है कि उन्हें हिरासत में लिया गया। हबीब साहब, उनकी जो अहलियां हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड जो हैं वो हिरासत में नहीं है, वो अगवा है, मुझे तो पता ही नहीं कि वो हैं किसके पास। और फिर दूसरा मामला हुआ ये शायद सलीम बेग साहब वाला, जो कि साबिक आईजी जेल खाना जात थे, उनके हवाले से भी हमें ये खबर आई और ये चलानी थी कि वो हिरासत में है। अच्छा, किसकी हिरासत में? वही बताया गया कि सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में है। शाम को उन्होंने अपनी एक फुटेज दिखा दी कि जनाब मैं तो यहाँ पे टीवी देख रहा हूँ और ये तो खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, हालांकि पिछले 3 दिन से उनका नंबर भी कहीं ऑफ रहा था। तो क्या किया जाए इस सूरत हाल के अंदर? मुसद्दका इत्तला जब आ रही है आपके पास और वो आपने आगे देनी भी है, उसमें मजबूरियाँ भी हैं, और फिर उसके बाद वो इस तरह से बाउंस हो जाए तो डिस्क्रेडिट तो अल्टीमेटली आवाम की नज़र में हम हो जाते हैं मुफ्त में। अकबर, जब बहुत सारी खबरें सियासत के हवाले से आएँ तो वो दुरुस्त नहीं होती, बल्कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बहरहाल सियासत की खबरें आप चलाते रहते हैं और उसमें कुछ दुरुस्त हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाती हैं। हमारे यहाँ चूँकि सियासत में कुछ ऐसे अनासर इन्वॉल्व हैं जो सियासत जिन्हें नहीं करनी चाहिए, तो इस वजह से इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन चूँकि वो अपनी नेचर में सियासी होती हैं, अपनी नौइयत में सियासी होती हैं, तो इस वजह से उनके हवाले से आपको वही पैमाना सामने रखना पड़ता है जो सियासी है, कि जिसमें कुछ खबर में ये उलझा या ये गुंजाइश रखनी होती है कि कल को ये गलत भी साबित हो जाए तो टीवी चैनल या रिपोर्टर या अखबार उसकी जिम्मेदारी ना हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा हुआ ऐसे कि एक पंजाब के एक वज़ीर थे जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में थे। उन वज़ीर साहब का नाम ना दहिंदगान की फहरिस्त में आ गया, और वो फहरिस्त ऐसी थी जो आपको याद होगा जिनको NRO मिला था, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पार्टी NRO के बड़े खिलाफ थी। तो खैर, उन्होंने एक रिपोर्टर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं प्रेस क्लब जा रहा हूं और मैं वहां जाके इस्तीफे का ऐलान करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन रिपोर्टर का उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो उन्होंने वो खबर चला दी अपने टेलीविज़न के ऊपर। जब टीवी के ऊपर वो खबर चली तो उन्होंने, उन वज़ीर साहब ने ये इंश्योर किया कि उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के सामने वही टीवी लगा हो जिस पे वो खबर चले। अच्छा। और जैसे ही वो खबर चली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उन्हें फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अपनी सफाई पेश करें, इस्तीफ़ा आपने नहीं देना। तो हुआ ये कि उस चैनल को बड़ी एम्बैरसमेंट हुई कि अब जनाब क्या करें कि ये एक तो खबर अब ज़ाहिर है वज़ीर साहब ने ख़ुद दी हुई थी और उसका कोई कुछ नहीं हो सकता था। तो जो सियासी खबरें होती हैं, बाज़ औक़ात अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह की खबरें जो खिलाफ हकीकत होती है वो चलाई जाती हैं। तो अब चूँकि सियासत के अंदर किरदार भी ऐसे हैं जो ज़ाहिर है सामने नहीं आ सकते, सामने आने वाले किरदार तो फिर ज़ाहिर है डिस्क्रेडिट हो गए। अब वो वज़ीर साहब जो हैं, अगर कम से कम 10 रिपोर्टरों को, मेरे जैसों को फ़ोन करेंगे तो वो उनके कहे हुए पे यकीन तो नहीं करेंगे, हालांकि वो अब बड़े ओहदे पर फायज हैं। लेकिन इस तरह जब होता है तो डिस्क्रेडिट जो है वो हमारा नहीं है, डिस्क्रेडिट फिर किसी और का है। हम तो माफी तलाफी कर लेते हैं। पूछ रहे हैं ना, हमारी कहते तो हैं कि आपने कहा कि मुसद्दका ज़राए से ये खबर आई है कि ये गिरफ्तार हो गए, हिरासत में ले लिए गए साबिक आईजी जेल खाना जात, और फिर बाद में आप ही टीवी चैनल्स के ऊपर उसी की तरदीद चला रहे हैं। अब हमारा तो मरता क्या ना करता वाला मामला है ना। अच्छा खैर, थोड़ा सा सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, वो अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि वी हैव रीच्ड दिस कंक्लूजन, हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि बहुत देर हो चुकी है और अब इजाज़त मिलती है ना मिले, NOC मिलता है ना मिले, हमने अब एहतजाज करना है, और पंजाब में ख़ास तौर पे एंड इन इस्लामाबाद, और फिर 9 मई जैसा वाक़या नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये एक अब टकराव की तरफ मामला फिर आगे जाते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी और उनका ये ख्याल दुरुस्त है कि भाई बहुत हो गया, अब इंतज़ार अब यही होगा कि हम भी यहाँ से पोशी करेंगे? सिर्फ PTI का ये स्टैंस। देखिए, टकराव की तरफ तो मामला मैं नहीं कहता कि टकराव है। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं कि जो उलझाव और बहरान है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इस उलझाव को रोके हुए हैं, इस उलझाव को बढ़ने से जो शख्सियत रोके हुए है वो उनका नाम है इमरान खान। इमरान खान अब तक बहुत एहतियात से चल रहे हैं, और बिलखुसूस 9 मई के बाद तो बहुत ही एहतियात से चल रहे हैं।
आप देख लीजिए कि उनकी तरफ से कहा जाता है कि जलसा करें फलां जगह, लेकिन ये भी साथ कहा जाता है कि जलसे की इजाज़त लेके जलसा करना है। इजाज़त नहीं मिलती, नहीं करते। इजाज़त मिलती है, वापस ले ली जाती है, लोग जाके वापस आ जाते हैं। तो एक एहतियात का आलम जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद है, और जब तक इमरान खान साहब इस एहतियात का मशवरा और हुक्म देते रहेंगे अपनी पार्टी को, उनकी पार्टी यहीं तक रहेगी। लेकिन उसके साथ पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हरचे बादाबाद कहते हुए उन्हें मैदान में उतर जाना चाहिए, उन्हें सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें लाहौर की सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें इस्लामाबाद की सड़कों पर होना चाहिए, हत्ता कि उन्हें कराची की सड़कों पर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये तहरीक लंबे अरसे तक बरकरार रखी जा सकती है जब जमात के अंदर दो तरह की ओपिनियन हो। एक वो जैसे आपने शेर अफजल मरवत साहब से मंसूब करके कहा या उन्होंने आपको बताया, और एक वो कि जो कहते हैं कि नहीं अभी हमें थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए, हमें दीगर पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो अब इन दोनों में से कौन सी राय प्रिवेल करती है, ये हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चलता रहता है मामला। और मुझे ऐसे लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आइंदा 1-2 महीने तक कोई बड़ी तहरीक तो मैं उठते हुए नहीं देख रहा, लेकिन बहरहाल 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी बदल जाएंगे, और उसमें ऐन मुमकिन है कि शेर अफजल मरवत जैसे लोगों की राय पीटीआई के अंदर गालिब आ जाए और फिर सड़कों के ऊपर हमें लोग नज़र आ रहे हों या सड़कों पर पुलिस नज़र आ रही हो। हर दो सूरतों में हुकूमत को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, उन पर मैं आपका कॉमेंट चाहता हूँ। एक खबर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, हिलाल इम्तियाज़ जिन लोगों को मिलना है उनकी वो लिस्ट आपने देखी, वो जो सामने आई, उसमें सब सोच रहे थे ये उमर फारूक साहब कौन है। सो पता चला ये वो उमर फारूक साहब हैं जिन्होंने तोशा खाना की वो घड़ियां जो इमरान खान साहब ने ली थी और बेची थी, इन्होंने खरीदी थी। एहसन इकबाल साहब से पूछा गया कि ये नाम कहाँ से लिस्ट में आया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से आया। ये कौन सी समाजी खिदमत है जिसके नतीजे में आप, जिसके सिले में आप हिलाल इम्तियाज़ से नवाजने का आपने फैसला किया उमर फारूक साहब को। वो कहने लगे मुझे ये भी नहीं पता। मतलब एट द हाईएस्ट लेवल जहाँ पे ये फैसला हो रहा है उनको ये नहीं पता, और फिर उसके बाद वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं इसको देख के इस नाम को लिस्ट में से निकालूंगा। क्या मैसेज हम दे रहे हैं अपने मुल्क के? ये समाजी खिदमत है कि एक बंदे ने घड़ियां खरीदी थी और इस वजह से अब उसको हमने हिलाल इम्तियाज़ देना है, और जो कंसर्न मोस्ट आदमी है वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं नाम कहाँ से आया है और मैंने निकालना भी नहीं है, निकलेगा भी नहीं, मिल जाएगा तमगा इनको। अकबर बाजवा साहब, प्रॉब्लम ये बन चुकी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जो मोहतरम तरीन तमगे, ख़ास तौर पर जो सिविल अवार्ड हैं, वो ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं कि अब इनकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इन साहब का नाम जिस फहरिस्त में हो, उस फहरिस्त में 4 वो लोग भी हों जो वाकई इस अवार्ड को डिज़र्व करते हैं, तो उनकी भी क्या हैसियत रह गई। उनके बारे में भी यही होगा कि इन्होंने भी कोई इसी किस्म की खिदमत सरअंजाम दी होगी। तो हमारे अवार्ड्स पिछले कुछ अरसे में इसी तरह की शाहबख्शियों का नतीजा, इसी तरह की शाहबख्शियों के नतीजे में वो अपनी अहमियत खो बैठे हैं, और फिर हमारी हुकूमतों का तर्ज अमल भी कुछ अजीबोगरीब है। मिसाल के तौर पे अभी एक नौजवान ने पाकिस्तान के लिए बड़ा अवार्ड, वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता। अभी वो नौजवान है, उस नौजवान के नाम पे हमारी सरकार कहती है, और बल्कि सरकार का शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म ने ऐलान ही कर दिया कि एक सड़क उनके नाम पे कर दी जाएगी। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सड़क के बारे में हमेशा जब किसी के नाम रखना हो तो उसूल ये रखा जाता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कल को ज़िंदगी में वो कोई अभी नौजवान आदमी है, कल को तमगा हार जाए या बुरी तरह हार जाए तो क्या आप सड़क का नाम वापस ले लेंगे? या कल को खुदा न खास्ता कोई और गलती हो जाए तो क्या आप सड़क का नाम वापस करने पे मजबूर हो जाएंगे? देखिए, ये जो इस तरह की शाह बख्शियाँ हैं या शाह खर्चियाँ हैं, और बल्कि फजूल खर्चियाँ हैं तमगों की और एजाज़ात की, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के एजाज़ात को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो ये जो माशरे में आपको हमागीर जवाल नज़र आ रहा है, वो अब आपको बिल्कुल आखिर तक पहुँचा हुआ दिखाई देता है। और मैं तो यहाँ तक अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में एक ही बुनियादी तौर पे एक साजिश है जो हर वक्त जारी रहती है, वो है नालायकी की साजिश, इनकॉम्पिटेंस की, कि ऊपर वाला नालायक
नीचे वालों में से सिर्फ उस शख्स को प्रमोट करता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसके पास अपने पैरों पर खड़े होने की सलाहियत ना हो। तो नालायक दर नालायक एक हमने एक पिरामिड बना दिया है, एक अहराम बना दिया है जो नीचे से भी नालायकों पर मुश्तमिल है। अच्छा सर, लास्टली एक और चीज़ पे भी कमेंट कीजिएगा। हम तो खैर साफ़ी हैं, छोटे लोग हैं, तनकीद करते हैं तो मकसद यूजुअली ये होता है कि तामीर के लिए कर रहे हैं, मुल्क की खातिर कर रहे हैं। इधर शायर शेर कहता है, वो मिसरा उठाने की बजाय शायर उठा लिया जाता है। कोई फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करता है तो उससे लुत्फ़ उठाने की बजाय फनकार उठा लिया जाता है। ये मामला तो जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में हुए हैं, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी हमने नहीं देखे। मैं ऑन खोसा की बात कर रहा हूँ, वो एक फनकार है, कॉमेडी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उससे खतरा लाहिक हो गया रियासत को। देखिए, जब जो कमज़ोर रियासत होती है या जिन हुकूमतों के पाँव के नीचे अवामी हमायत का कालीन नहीं होता, तो उन हुकूमतों का तर्ज अमल इसी तरह होता है कि वो हुकूमतें हर छोटी सी भी मुखालफत को ये समझती हैं कि उनकी तरफ किसी ने तोप का गोला चला दिया है। कोई एक फ़िक्रा, कोई एक वायरल वीडियो, कोई एक लतीफ़ा, कोई एक मज़े की बात। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं इनका तर्ज अमल यकसर यही रहा है। आपको इसकी एक मिसाल दूं कि जब नजम सेठी साहब को नवाज शरीफ साहब ने उठवाया था तो उस वक्त भी एक मज़ाहिया कॉलम था जो उनके अखबार में छपा था, और वो मज़ाहिया कॉलम बड़ा ही दिलचस्प था। उस पर मज़ा लेने की बजाय उस पे एडिटर को उठा लिया गया। इसी तरह आपको ये भी याद होगा कि सदर आसिफ अली जरदारी जब पहली बार सदर थे तो उनके बारे में तरह तरह के कुछ लतीफ़े आते थे और उन दिनों SMS पे आया करते थे। तो हमारे रहमान मलिक साहब जो उस ज़माने में वज़ीर दाखिला थे, मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब ये जो व्हाट्सएप है हम इस पर भी पाबंदी लगा देंगे। माफ़ कीजिएगा, SMS। ये जिस तरह के व्हाट्सएप पे आजकल हम सुन रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली 2008 से लेके 2013 तक, बिलखुसूस 2010-11 में हम यही सुना करते थे कि चूंकि आपने जरदारी का नाम लिया है, जरदारी साहब के हवाले से कोई लतीफ़ा घड़ा है और बड़े दिलचस्प लतीफ़े थे, उस पर इंजॉय करना चाहिए बजाय इसके कि आप उन लतीफ़ों की बुनियाद के ऊपर मुकदमे बनाएं या इन छोटे छोटे स्किट्स जो ऑन खोसा बनाते थे। और मैं तो उनका बड़ा मद्दा हूं कि वो बड़े अच्छे स्किट्स बनाते थे, और ऐसे स्किट बनाने वाले से हुकूमत को क्या खतरा है।